तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ SBIL। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चे लोगों का SBIL की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और उसका पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा चैप्टर होने वाला है। सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ईच वन। गुड इवनिंग हर्षिता, प्रियांशी, दिव्या, वैष्णवी। नमस्ते काजल। गुड इवनिंग आदित्य। गुड इवनिंग चांदनी। क्या अभी मैं सही से ऑडिबल हूँ, सही से विजिबल हूँ? गुड इवनिंग साक्षी, चेतना, तनीषा, राम राम प्रणव चौधरी। थैंक यू सो मच गरिमा एंड वेलकम बैक आप सभी नादान परिंदों को। गुड इवनिंग अर्शी, आशीष। चलो, सो आज का जो आपका चैप्टर होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑल चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। आज हम उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। अच्छा, स्टार्टअप्स, क्या आपने कभी नाम सुना है स्टार्टअप्स वाला? क्या नाम सुना है स्टार्टअप? हाँ दीदी, सुना सुना तो लग रहा है, हमने स्टार्टअप कभी कभी तो सुना है। अच्छा, किसी ने क्या शार्क टैंक इंडिया देखा? एक शो आता था सोनी पर, शार्क टैंक इंडिया देखा क्या? ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे वी आर गोइंग टू सी ईच वन ऑफ द टॉपिक हियर। पहले से बेटर है ना? अरे वाह वाह, गरिमा तो स्टार्ट हो गई दीदी, पूरी लीगल लैंग्वेज में पता है मुझे। अच्छा, पहले मुझे एकदम आराम से नॉर्मली समझो, तुम्हारे हिसाब से स्टार्टअप क्या है? अच्छा, आप सोचते हो कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का, तो वो क्या हो जाता है? वो स्टार्टअप हो जाता है। शार्क टैंक इंडिया आपने बहुत बार सुना होगा और देखा होगा, उसका कोई एपिसोड्स देखा होगा। उसमें ना बहुत ही नए नए से प्रोडक्ट्स आते थे। तो वो लोग क्या है, वो लोगों का स्टार्टअप है जहाँ पर ये सारे लोग बैठकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनका कुछ इक्विटी परसेंटेज ले लेते हैं। हाँ, धीरे धीरे ये सारी टर्म्स आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, बचपन में मैं क्या करती थी ना, आई यूज टू वॉच वन शो। आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है या नहीं देखा है। आई यूज टू वॉच वन शो जहाँ पर क्या होता था, ऐसी शाका लाका बूम बूम वाली ना पेंसिल होती थी, ठीक है? शाका लाका बूम बूम वाली पेंसिल होती थी जिसमें आप जो भी ड्रॉ करोगे दैट विल कम इनटू रियलिटी, ठीक है? तो मैं सोचती थी काश यार ऐसा कुछ हो, इतना मजा आ जाएगा ना। तो वैसे ही अभी तुम्हें भी बताना है, आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि तुम्हारा दिमाग क्या कहते हैं। तुम क्या नया प्रोडक्ट बनाओगे? तुम क्या इनोवेशन करना चाहते हो? क्या नया डेवलपमेंट करना चाहते हो? दैट इज नथिंग बट दैट इज अ बिजनेस। कोई भी, ये कंपनी हो सकती है, एल हमारी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो कि ये बिजनेस कर रही है, ठीक है? अरे वाह, आप लोगों ने भी देखा है, अच्छा अच्छा। आई थॉट आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा। हाँ, तो बस वही है, तो वो शकला का बुम बुम वाली पेंसिल। या हम चाहते हैं यार काश ऐसा कुछ हो। जैसे क्या होता था पहले, मेरे स्पेक्स थे, राइट? तो व्हाट हैपेंस इन स्पेक्स, बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री करेंगे। जब भी कोई भी पर्सन स्पेक्स पहनता है और स्पेशली इन विंटर्स, क्या होगा, वहाँ पे फॉग लग जाती है। या आप कुछ पी भी रहे हो, मे बी इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, कॉफी, टी, तो वहाँ पे फॉग हो जाएगा, दिखता ही नहीं। तो मैं सोचती थी यार काश ऐसा कुछ हो कि फटाफट क्लीन हो जाए मेरे ग्लासेस वहाँ से, मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम आगे देखने वाले हैं। दैट इज नथिंग बट स्टार्टअप्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि यार जॉब सभी को नहीं मिल सकती। अच्छा मुझे बताओ, यार जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, सबको जॉब मिले, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इतनी जॉब से नहीं होती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि लोग बिजनेस करें, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस की तरफ जाए, एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सो मच ऑफ बेनिफिट्स टू दीज स्टार्टअप्स। कुछ नया करना चाहते हैं, तो कुछ बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आज बिजनेस की तरफ गए हो, यू विल ऑल्सो गिव एम्प्लॉयमेंट टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो आपकी वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट होती है, कुछ नया प्रोडक्ट आता है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है, ठीक है? यस। तो अभी हम देखने वाले हैं लीगल लैंग्वेज में कि आखिरकार स्टार्टअप होता क्या है। किसको आप स्टार्टअप बोलोगे, कौन से एंटिटी को आप स्टार्टअप बोलोगे?
तो यार स्टार्टअप हो, आपने नया नया बिजनेस चालू किया है, ये सालों साल तक आप स्टार्टअप रहने वाले? नो, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक जो करना है कर लो, 10 साल में या तो आप आर हो जाओगे या पार हो जाओगे। ऐसे बोलते हो ना, या तो 10 साल में या तो आसमान तक पहुंच जाओगे या फिर आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं वो सभी ऊपर जाए, बट हमें कौन से पता है जो ऊपर गए। बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो फेल भी हो जाते हैं। इसलिए एक बिजनेस को, एक एंटिटी को यू विल कंसिडर स्टार्टअप अप टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब 10 साल तक क्या करोगे, उसे स्टार्टअप कंसिडर करने वाले हो, जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ वहां से 10 साल तक। लेकिन द क्वेश्चन इज किसको हम लोग स्टार्टअप मानेंगे। सो इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी, है ना, अगर वो प्राइवेट कंपनी है वो स्टार्टअप कहलाएगी। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टार्टअप कहलाएगी। अगर वो एलएलपी फॉर्म में है तो वो स्टार्टअप कहलाएगी। तो एक क्वेश्चन तुम सभी नादान परिंदों के दिमाग में आना चाहिए, दीदी पब्लिक कंपनी है तो क्या वो स्टार्टअप कहलाएगी या वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। लिख रखा है क्या कहीं पब्लिक कंपनी नहीं ना, तो पब्लिक कंपनी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। अगर आपको स्टार्टअप की तरह बिजनेस करना है, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस स्टार्टअप कहलाए, इन दैट केस आप इनकॉर्पोरेट हो जाओगे एज अ पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और क्या बोला गया, आपकी एंटिटी का जो टर्नओवर है सिंस इनकॉर्पोरेशन, जब से इनकॉर्पोरेट हुई है, वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी तुम 100 करोड़ से ज्यादा चले गए, तुमको हमारी जरूरत नहीं है, अब तुम स्टार्टअप नहीं कहलाओगे, अब तो तुम वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो। अगर तुम्हारा टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर मतलब क्या, इट मीन्स टोटल सेल्स, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्टअप की लिमिट में ही रहना है तो सिंस इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हुआ तब से आपका टर्नओवर शिल नॉट एक्सीड 100 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ ये एंटिटी किसके टूवर्ड्स वर्क कर रही है, कुछ इनोवेटिव कर रही है, कुछ नया कर रही है, इनोवेशन ला रही है, कुछ डेवलपमेंट कर रही है, या तो प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रही है, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रही है, सर्विसेज को इम्प्रूव कर रही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने कुछ नया किया, कुछ इनोवेटिव किया तो ही तुम स्टार्टअप कहलाओगे। या तो तुम कुछ इनोवेशन कर सकते हो, किसी चीज़ में डेवलपमेंट ला सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कुछ सर्विसेज को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वो स्केलेबल बिजनेस है, स्केलेबल बिजनेस मतलब तुम उसे बढ़ा रहे हो, पहले मैं लार्ज स्केल पे नहीं मीडियम स्केल पे करती थी, अभी मैं लार्ज स्केल पर कर रही हूँ, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लेट्स अज्यूम पहले मेरा बिजनेस सिर्फ उदयपुर में ही था, अभी मैं उसको स्केल करके जयपुर ले जा रही हूँ, चित्तौड़गढ़ ले जा रही हूँ, ऑल ओवर राजस्थान ले जा रही हूँ। तो वहां पर हर एक जगह क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वेल्थ जनरेशन होगा। तो आखिरकार किससे स्टार्टअप कहा जाएगा, इनको स्टार्टअप कहा जाएगा। एक एंटिटी कब एलिजिबल होगी स्टार्टअप के लिए, दिमाग लगा रहे हो ना मेरे साथ साथ दीदी। रिपीट रिपीट, ऐसे भी आईएल एक ऐसा सब्जेक्ट यू कैन इजीली स्कोर 80+, 80+ बहुत आराम से ला सकते हो। तो यू गाइस हैव टू रिपीट विथ मी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जहाँ पर हम सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज देखेंगे। एक एंटिटी को स्टार्टअप कब कहलाओगे, कितने साल तक, 10 साल तक स्टार्टअप कहलाएगी। अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई एज अ प्राइवेट कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ होना चाहिए, और एंटिटी किसके टूवर्ड्स वर्क कर रही है, या तो इनोवेशन, मेरे साथ बोलो, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, स्केलेबल बिजनेस है तो एम्प्लॉयमेंट या फिर वेल्थ जनरेट हो रहा है, इन दैट केस आप उसे क्या बोलोगे, स्टार्टअप बोलोगे। सुनो ना, एक क्वेश्चन है मेरा, दो एंटिटीज है, दोनों स्प्लिट हो गई, ठीक है, अलग हो गई है, या फिर दो एंटिटीज मर्ज हो गई आपस में, तो क्या वो स्टार्टअप कहलाएगी क्या। अगर कोई भी एंटिटी स्प्लिट होती है या फिर मर्ज हो जाती है तो वो कभी भी स्टार्टअप नहीं कहलाएगी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कभी अलग होकर या रिकंस्ट्रक्शन से, मर्जर से क्या बनते हो, यहाँ पर बिजनेस बनते हो, तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। इट विल नेवर एवर बी कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप। क्या ये क्लियर है। कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ तुम्हें। इनोवेशन हमें समझ आ गया, मतलब कुछ नया कर रही थी जो कभी किसी ने सोचा ना हो। डेवलपमेंट क्या हो गया है, या इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या दी थी, एक बार एग्जाम्पल दे दो, आपने बोला और हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इन केस ऑफ शार्क टैंक इंडिया, अगर किसी ने एपिसोड देखा होगा, दो एंटरप्रेन्योर्स आए थे एंड व्हाट दे हैव डन इज, जो बच्चे होते हैं उनके टॉयज होते हैं, राइट। तो अभी के टाइम पे सारे टॉयज प्लास्टिक वगैरह के होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैम्बू से टॉयज बनाए। उन्होंने ऐसे टॉयज बनाए सो अगर बच्चा उसे, हाँ, बच्चा कैसे होता है, शैतान सा होता है, मस्तीखोर होता है, तो किसी भी चीज़ को उसको खाने का मन करता है, राइट। तो अगर वो उसे खा भी लेता है, खा लेता है, इट डज नॉट मीन कि डाइजेस्ट कर लेता है, इट मीन्स अगर वो मुंह में ले लेता है
तो वो जो चीज़ है बच्चे को इफेक्ट नहीं करेगी, उसकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगी, उसको इतने जर्म्स नहीं पहुंचने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई, प्लास्टिक को रिप्लेस करके आपने वुड वहां पर यूज किया, दैट इज नथिंग बट दैट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हियर। ठीक है, अगर आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में एक पर्सन आया था, आई थिंक हिज नेम वॉज जुगाड़ू कमलेश। ठीक है, तो उसने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट किया था वहां पर। तो यहाँ पर इनोवेशन और डेवलपमेंट दोनों है, वहां पर उसे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला था। एक और चीज था हमारा, जैक फ्रूट से लेकर उन लोगों ने क्या किया था, जैक फ्रूट विच इज अ फ्रूट, जैक फ्रूट को लेकर बहुत सारी डिशेस बनाई थी। पीपल डोंट नो कि जैक फ्रूट से इतना कुछ भी बन सकता है। द टैगलाइन वॉज, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, वेज को मिले वेज वाला स्वाद और नॉन वेज को मिले नॉन वेज वाला स्वाद। ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट था वकाओ करके। तो दैट वाज व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो एक बारी आप सभी के लिए फटाफट कॉपी और पेन लेकर आओ और मुझे बताओ स्टार्टअप क्या। गाइज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जानना कि स्टार्टअप होता क्या है, किसी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल बोले जाओगे। तो मेरे साथ ये चार्ट आप भी बनाने वाले हो। मैं क्यों बना रही हूँ, आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों के भी आप लोगों के लिए करना है। ठीक है, तो राइट डाउन, मुझसे पहले लिखने की कोशिश करो। लिख रखा है दीदी, पीपीटी नोट्स मिलेंगे तो भी लिखना है, यहाँ पर बैठे बैठे आपको टाइम पास नहीं करना है। द मोर यू विल राइट यू विल रिकॉल, आपके लिए बेटर है। स्टार्टअप कैसे कहलाया जाएगा, सो स्टार्टअप के लिए ईदर इट शुड बी अ प्राइवेट कंपनी या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म। कब तक स्टार्टअप कहलाएगी वो, अप टू 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अप टू 10 years वो क्या कहलाने वाली, स्टार्टअप कहलाने वाली। अच्छा, उसका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर shall not exceed 100 करोड़। ओके, और ये स्टार्टअप किसके टुवर्ड्स वर्क करेगा, दिस स्टार्टअप वर्क टुवर्ड्स किसके टुवर्ड्स, इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन, इनोवेटिव कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, डेवलपमेंट। ठीक है, इनोवेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, या फिर इम्प्रूवमेंट हो रहा है ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर वो स्केलेबल बिजनेस है वहां पर एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ जनरेशन भी हो रहा, एम्प्लॉयमेंट। बस ये सिंपल हो गया। अब कोई भी आपको पूछता है स्टार्टअप कौन है, आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। इट इज गोइंग टू हार्डली टेक योर 2 minutes। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी एंटिटी स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन से बनी है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का, वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप, नॉट स्टार्टअप। क्या स्टार्टअप पूरा क्लियर हो गया है? कोई भी आपको पूछता है, आंख बंद करके भी पूछता है, यू विल बी एबल टू रिकॉल कि आखिरकार स्टार्टअप किसे बोलोगे। क्या ये क्लियर है? परफेक्ट, प्रियांशी चौधरी, दिव्या, भूमि, आप, अपर्णा, एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया स्टार्टअप किसे बोला जाएगा। अच्छा, तो स्टार्टअप की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लेकर आया, जो भी लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डन, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट हैव टेकन। द फर्स्ट इनिशिएटिव इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अच्छा, जब भी स्टार्टअप एकदम शुरुआती स्टेज में होगा, द इनिशियल स्टेज ऑफ द स्टार्टअप विल नोन एज सीडिंग। ठीक है, सीड फंड बोलते हैं। अभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया ओरिजिनेट हुआ, तुम ऐसा बिजनेस करना चाहते हो, चलिए तुम्हें पैसे तो चाहिए होंगे, तो इनिशियल स्टेज में जो भी पैसे चाहिए होते हैं उसे हम बोलते हैं सीड फंड। बीज होता है, सीड मीन्स बीज। अब ये बीज है, बीज से आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ट्री। वैसे ही दिस सीड्स आर द आइडिया ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लरिश्ड बिजनेस। तो ये सीड फंडिंग आपको चाहिए होती है शुरुआती स्टेज में, जब आपको पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पैसा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है,
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंदर अप्रूव हुआ है 4 साल के लिए, इनिशियली 4 साल के लिए आपको पैसा मिलेगा। टोटल कितना पैसा है इस फंड में? सो टोटल इट हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 945 करोर्स, इतना कॉर्पस है। ये आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा आपके स्टार्टअप्स को, साथ में आपको प्रूफ देना है कंसेप्ट का कि आप क्या करना चाहते हो, प्रोटोटाइप बताना है, डेवलपमेंट का, प्रोडक्ट का वो ट्रायल करवाएंगे, मार्केट में कैसी एंट्री लेने वाले हो, क्या कैसे बिजनेस करोगे, उस तरह से। अगर फाइनली आपका आइडिया अप्रूव हो जाता है, इन दैट केस इनिशियली आपको सीड फंडिंग यहाँ पर मिल जाएगी। ये स्कीम कब से इम्प्लीमेंट हो गई है? दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ठीक है। और क्या करा है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा इनिशिएटिव लिया है, फंड ऑफ फंड। क्या इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर? फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। ये एक फंड बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर कितना पैसा है, यहाँ पर कितना पैसा है इसके के अंदर? 10,000 करोड़ का। ये जो पूरा कॉर्पस है ना यहाँ पर, 10,000 करोड़ है इसके अंदर। कॉर्पस मतलब द लिमिट, ठीक है आदित्य? टोटल 10,000 करोड़ रुपीज है इस फंड के अंदर, इतना। ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये स्कीम में पैसे दे देती है सिडबी को। सिडबी इज अ बैंक। सिडबी आगे उन लोगों को प्रोवाइड करता है जो स्टार्टअप को हेल्प करना चाहती हैं, वो आगे स्टार्टअप को पैसा देते और स्टार्टअप के अंदर अपना कुछ इक्विटी स्टेक यहाँ पर ले लेते। तो फंड ऑफ फंड में कितना पैसा है? फंड्स ऑफ फंड्स में 10,000 करोड़ का पैसा है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स पैसा लेना चाहते हैं, दे डोंट हैव मनी इन द इनिशियल स्टेज। वो क्या करने वाले, बैंक से लोन लेने वाले हैं, बट रखेंगे क्या? सिक्योरिटी के तौर पर। सो हियर गवर्नमेंट कम्स टू द रेस्क्यू, और गवर्नमेंट बोलती है रुको ज़रा, सब्र करो, हम तुम्हारी गारंटी देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी देती है, लोन्स के लिए क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट देती है उन स्टार्टअप्स को जिसको DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया है, उन्हें गारंटी दी जाएगी भी लोन्स उन्होंने लिए हैं। तो ये मेजर 3 इनिशिएटिव्स है। ओके, these are the major 3 initiatives that government of India has taken. The first initiative जो हमने देखा सीड फंडिंग, दूसरा है फंड ऑफ फंड्स पे से पैसा मिलता है, एंड थर्ड है क्रेडिट गारंटी स्कीम। जो सेकंड, लेट मी नंबर दिस। हो, हाँ जी, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव्स है, ये 3 इनिशिएटिव्स है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन। अच्छा, क्या यहाँ तक क्लियर है? बेटा बना के तो दे दिया अवंती स्टार्टअप्स का फ्लो चार्ट, दिया तो था, अभी स्टार्टअप का फ्लो चार्ट ही तो दिया। अच्छा, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन एज अ स्टार्टअप। आखिरकार हमें ये समझ आ गया है कि स्टार्टअप किसको बोलेंगे। हमने वो 4 क्राइटेरियाज पढ़े, किस तरह से आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ स्टार्टअप। कि अगर DPIIT, व्हाट इज DPIIT दीदी? DPIIT एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये DPIIT का जरूरी है अप्रूवल। अगर इन्होंने अप्रूवल दे दिया आप स्टार्टअप को, तो ही आपको ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्या प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एनी एंटिटी एज अ स्टार्टअप? कोई बात नहीं पीयूष, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अब तब नोट कर लेना है ना। ये सारे नोट्स जैसे ही हमारी क्लास ओवर हो जाती है, विद इन 5 to 10 मिनट्स अपलोड हो जाएंगे PW ऐप पे, एंड देन आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? अच्छा, तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप कब माना जाएगा? ये जो एंटिटी है इसको आप स्टार्टअप बोलोगे। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजनी होगी ओवर द मोबाइल ऐप, या फिर आप पोर्टल पर एप्लीकेशन भेज सकते हो जो कि DPIIT ने सेटअप किया। एप्लीकेशन में क्या आएगा? एप्लीकेशन में आपको भेजना एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि हम इनकॉर्पोरेट हो गए। कब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाएगा? अगर आप प्राइवेट कंपनी हो या फिर अगर आप LLP हो, देन इन दैट केस यू हैव टू सेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, इफ यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, तो क्या जाएगा यहाँ पर? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चला जाएगा। हमें ये क्लियर हो गया। तो एप्लीकेशन के साथ हमने एक प्रूफ भेज दिया है। सेकेंडली, आपको एक राइट अप भेजना है जिसमें यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, कैसे आपका बिजनेस वर्क कर रहा है टुवर्ड्स इनोवेशन, क्या इनोवेटिव कर रहा है, कैसे आपका बिजनेस वर्क कर रहा है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, या कैसे सर्विसेज
और प्रोडक्ट्स यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं। साथ में आपको राइटअप बताना है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन भेज दी, एप्लीकेशन के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। DPIIT क्या करने वाला है, अगर उन्हें कोई और डॉक्यूमेंट्स की नीड है, दे विल कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट। फाइनली या तो वो एक्सेप्ट करेगा, या तो बोल देगा कि ठीक है तुम एलिजिबल हो एज अ स्टार्टअप, या फिर वो रिजेक्ट कर देगा कि आप स्टार्टअप की तरह एलिजिबल नहीं हो। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड यू द रीजन व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू एज अ स्टार्टअप, एंड दैट इज इट। बस ऐसा ही है। तो अगर आज आपके दिमाग में कोई तूफानी सा आइडिया आता है, फर्स्टली आप या तो कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी या LLP, या फिर आपको पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट करनी है, देन यू हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नॉर्मली आप मोबाइल ऐप पर भी भेज सकते हो, पोर्टल पर भी भेज सकते हो। एप्लीकेशन के साथ आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भेजना है इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी और LLP। इफ इट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। सेकेंडली आपको क्या करना है, एक राइटअप भेजना है कि आपका बिजनेस क्या है, किस तरह से इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ला रहा है। DPIIT देखेगा, इधर दे विल एक्सेप्ट योर बिजनेस एज अ स्टार्टअप और दे विल रिजेक्ट इट एज अ स्टार्टअप। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार बताओ। डन है क्या? बेटा जो वेबसाइट है दैट इज startupindia.gov.in, ठीक है, उस पर एप्लीकेशन फाइल करनी है। यस भूमि, परफेक्ट। अच्छा अभी देखना, जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो एज अ स्टार्टअप, जैसे ही आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो एज अ स्टार्टअप, इन दैट केस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, एंड वन सच बेनिफिट इज टैक्स बेनिफिट। क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है कि आपको टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है शुरू के 3 साल में। तो सिंस यू आर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप, आपको रिकॉग्नाइज कर दिया एज अ स्टार्टअप किसने, DPIIT ने, क्योंकि रिकॉग्नाइज लास्ट में कौन करता है, DPIIT आपकी एंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है एज अ स्टार्टअप। तो उस केस में हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, टैक्स हॉलीडे देते हैं 3 साल का। तो लेट्स सी, अगर आपके स्टार्टअप कैसी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर LLP है, तो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है स्टार्टअप होने के लिए, उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको कहाँ से लेना पड़ता है, इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला है, फाइनली आपको टैक्स एग्जेम्पशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे टैक्स पे करने की ज़रूरत, आपको टैक्स से रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दीदी दीदी यहाँ पर बहुत कुछ लिख रखा है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, एक्सप्लेनेशन, तो क्या हमें ये सब याद करना है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, आप लोग एकदम नए हो। सो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू राइट, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक बारी कंप्लीट कर लेते हैं। एंटिटी सबसे पहले एक स्टार्टअप होनी चाहिए। कौन एलिजिबल है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी और LLP एलिजिबल है टैक्स एग्जेम्पशन। और कौन से सेक्शन के अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, है ना, आपको नहीं देना टैक्स, रिलैक्सेशन मिलेगा। अंडर सेक्शन 80 IAC के अंदर आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आपका स्टार्टअप 1 अप्रैल 2016 के बाद बना है, ठीक है, स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो गया एज बाय DPIIT, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना, 100% टैक्स रिबेट, कुछ भी नहीं देना है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो रिलैक्सेशन है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए टैक्स नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट हुए, उसमें से 3 इयर्स का आप क्या कर लोगे, टैक्स एग्जेम्पशन ले लोगे। पर ध्यान रखना, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इफ़ योर एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 100 करोड़, तब तो तुम स्टार्टअप ही नहीं कहलाओगे। और अगर तुम स्टार्टअप नहीं कहलाओगे, इन दैट केस क्या होगा, आपको कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, कैसे लिखोगे एक बारी मैं समझा देती हूँ। सेक्शन 80 IAC, ये सेक्शन याद करना है ना,
सेक्शन 80 IAC, इसके अंदर आपको मिलेगा टैक्स एग्जेम्पशन, ठीक है, टैक्स हॉलीडे मिलेगा। किसको मिलता है एक बार ये समझेंगे हम। हाँ, अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, किसने रिकॉग्नाइज किया है बेटा? रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT, ठीक है। अगर स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर दिया है यहाँ पर DPIIT ने, इन दैट केस विच ऑब्टेन्ड, और उसको क्या करना है? सर्टिफिकेट लेना है, द सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड, सर्टिफिकेट लेना है फ्रॉम इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड, शैल बी एलिजिबल, वो पूरी पूरी एलिजिबल होने वाली है। किसके लिए एलिजिबल होने वाली है? टैक्स एग्जेम्पशन, शैल बी एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जेम फॉर 3 इयर्स, 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, किसको मिलेगा? आप या तो प्राइवेट कंपनी या LLP होनी चाहिए। इट मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन, अगर पार्टनरशिप फर्म है, वो भी स्टार्टअप है, क्या उसे सेक्शन 80 IAC के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? यस और नो, ये आंसर करो, बताओ जरा। क्या लगता है? मिलेगा या नहीं? पार्टनरशिप फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन में साफ साफ लिखा है ओनली अ प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, सिर्फ प्राइवेट कंपनी और LLP ही एलिजिबल होने वाले हैं सेक्शन 80 IAC के एग्जेम्पशन के लिए। मतलब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं होगा। कौन एलिजिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी होगा। यही तो ट्रिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ प्राइवेट कंपनी और LLP एलिजिबल होगा, पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल नहीं होगा टैक्स एग्जेम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 80 IAC। परफेक्ट गाइस, जिन्होंने नो बोला आपने सही बोला, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों ने यस बोला था, जो कि गलती करी थी, ठीक है। एलिजिबल है, 100% टैक्स रिबेट आपको यहाँ पर मिलेगा। 100% टैक्स। क्या ये क्लियर हो गया है? अभी अपने को समझ आया है। सबसे पहले स्टार्टअप को क्या लेना है? एक स्टार्टअप को सर्टिफिकेट लेना है, स्टार्टअप को एक सर्टिफिकेट लेना है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से। आपने जैसे ही सर्टिफिकेट ले लिया इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से, आप एलिजिबल हो जाओगे सेक्शन 80 IAC के अंदर। आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, बट द कंडीशन इज योर स्टार्टअप शुड बी either a private company or a LLP। नहीं साधक, सेक्शन 80 IAC के अंदर तो कोई एग्जामेशन नहीं है फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 80 IAC, उसमें कोई भी नहीं। क्या ये सेक्शन क्लियर हो गया? कैसे लिखना है ये भी क्लियर हुआ है? अच्छा, अभी और इनकम टैक्स के एग्जामेशन है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट मोटिवेट करना चाहती है जितने ज़्यादा बिजनेस है वो क्या करे यहाँ पर, जितने ज़्यादा लोग हैं वो बिजनेस करे, स्टार्टअप्स करे। एंड लोगों को डर लगता है सबसे ज़्यादा, यदि यार टैक्स देना पड़ेगा, सो गवर्नमेंट इज गिविंग यू टैक्स एग्जामेशन, आपको टैक्स से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। दैट इज द रीजन ऑफ वो। क्या करा जाए इसका? वॉइस क्लियर है अभी? क्या अभी क्लियर है? डन है?
एक और टैक्स एग्जेम्पशन है जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दैट टैक्स एग्जेम्पशन वी कॉल सेक्शन 56 के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, और इसे बोला जाता है एंजल टैक्स। अभी एंजल टैक्स क्या है? क्या लग रहा है तुम्हें? परी हूं मैं, है ना? परिंदे तो तुम हो ही, परी हूं मैं, वो है क्या एंजल टैक्स? एंजल टैक्स क्या होता है पहले हम लोग वो समझेंगे, है ना? कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं डायरेक्टली टैक्स एग्जेम्पशन पढ़ लेते हैं बच्चे, बट दे डू नॉट नो व्हाट इज एग्जैक्टली एंजल टैक्स। ये टैक्स आखिरकार लगता कब है? तो थोड़ा सा हम लोग उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है? जब भी शेयर्स इशू करे जाते हैं, और शेयर्स इशू करते हैं उसे हम बोलते हैं इशू प्राइस, whenever the issue price is greater than the market price, ठीक है? ठीक है, जब भी इशू प्राइस जो है वो ग्रेटर होगी आपके मार्केट प्राइस से, तो जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस पे टैक्स लगता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आर मार्केट प्राइस इज 50 रुपीज और आप इशू कर रहे हो 70 रुपीज पे, कैन आई से द इशू प्राइस इज मोर देन द मार्केट प्राइस? और जो बीच का डिफरेंस है इन पे, दैट इज द 20 रुपीज, इस बीच के डिफरेंस पे लगता है टैक्स, ठीक है? और इसे बोला जाता है एंजल टैक्स। इन दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 56 के अंदर आपको एंजल टैक्स से एग्जेम्पशन दी जाएगी, आपको एंजल टैक्स यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो एज अ स्टार्टअप बाय DPIIT, आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं है। अच्छा, कौन सा टैक्स पे नहीं करना? एंजल टैक्स पे नहीं करना। एंजल टैक्स मतलब समझ आया? इशू प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस एंड वॉट एवर विल बी द डिफरेंस अमाउंट दैट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स, लेकिन इन दैट केस आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या कंडीशन से कब एलिजिबल होंगे? सबसे पहले योर स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। इट मीन्स DPIIT शुड अप्रूव योर स्टार्टअप, योर एंटिटी एज ए, DPIIT ने अप्रूव कर दिया। फिर बोला गया आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो शेयर प्रीमियम है स्टार्टअप का, इशू करने के बाद, ठीक है, अपने शेयर्स इशू करने के बाद आपका पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहना ही से आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम आफ्टर इशू शुड नॉट एक्सीड, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25 करोड़। अगर 25 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहे हैं तभी हम आपको एंजल टैक्स में एग्जेम्पशन देंगे। यहाँ पर ये लिमिट्स ध्यान रखनी है, ये नंबर्स याद रखने हैं आपको, ओके? अच्छा, वेन एवर यू विल कैलकुलेट ना पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब भी कैलकुलेट करोगे तो उसमें दो लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम का 25 करोड़ रुपीज, इसमें हम किसे इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर आपने शेयर्स दिए किसी नॉन रेजिडेंट को, अरे किसी बाहर वाले इंसान को दिए, हमारे रेसिडेंट को नहीं दिए, इफ यू हैव गिवन द शेयर्स टू एनी नॉन रेसिडेंट, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंडली, अगर आपने किसी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी या फिर वेंचर कैपिटल फंड को दिए हैं तो उसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब 25 करोड़ की जब तुम काउंटिंग करोगे, इन दैट केस इफ योर शेयर्स हैज बीन गिवन टू एनी नॉन रेसिडेंट या वेंचर कैपिटल, तो उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? क्या बोला गया? कंसिडरेशन जो स्टार्टअप को रिसीव हो रहे हैं फॉर द शेयर्स इशूड टू अ स्पेसिफाइड कंपनी, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे पेड अप शेयर कैपिटल में और शेयर प्रीमियम। लॉजिकल है? तो बेसिकली ये 25 करोड़ में हम क्या क्या इंक्लूड नहीं करने वाले हैं? सबसे पहला, इफ द शेयर्स हैज बीन गिवन टू अ नॉन रेसिडेंट या फिर वेंचर कैपिटल फंड। सेकेंडली, आपने शेयर्स तो दे दिए हैं, कंसिडरेशन रिसीव आ रहा है, जो भी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है वो भी आप इंक्लूड नहीं करोगे इस 25 करोड़ में। एम आई वेरी 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 क्लियर? शांति से पढ़ेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या मस्त लाइन बोली यार मैंने, शांति से पढ़ेंगे फिर ही आगे बढ़ेंगे, वाह! राइमिंग हो गई है तो। यस यस प्रियांशी, परफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बता दो, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। ज्योति मिश्रा तो उसके बाद एग्जामिशन नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप इज पास्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्या बोल रहे हो श्रुति पाटिल? बेटा पास्ट क्या है? प्राइवेट का पार्टनरशिप कैसे पास्ट हुआ? यस पीयूष। अच्छा देखो, गरिमा का एक क्वेश्चन है, मैम अगर अभी टर्नओवर 50 करोड़ से है बट 2 साल बाद 100 करोड़ एक्सीड हो गया तो क्या होगा? सी,
अभी 50 करोड़ है, अभी एग्जाम्शन मिलेगा। जैसे ही 2 साल बाद 100 करोड़ हो गया, इट मीन्स आप समझो आप एग्जाम्शन, आपको स्टार्टअप ही नहीं कहलाओगे। और जब आप स्टार्टअप कहला ही नहीं रहे हो तो एग्जाम्शन क्यों मिलेगा रे बाबा? जैसे ही टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, यू आर नॉट अ स्टार्टअप, एंड इफ यू आर नॉट अ स्टार्टअप, कोई भी एग्जाम्शन ना। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना इस पॉइंट में फिर भी डाउट है, तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। एंजल टैक्स से एग्जाम्शन कब मिलता है? सबसे पहले यू शुड बी ए स्टार्टअप, और आपके स्टार्टअप को DPIIT ने रिकॉग्नाइज किया। यहाँ तक वी ऑल आर सॉर्ट। अभी इस केस में हो क्या रहा है, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये समझ आया? एंजल टैक्स मतलब क्या हो रहा है? यू आर इशूइंग द शेयर्स। अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो मोर देन द मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हो, इन दैट केस क्या कर रहे थे, डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स लेना है, बट यहाँ पे टैक्स नहीं मिलेगा। तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज फी में 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेटिंग दिस 25 करोड़, इफ यू हैव गिवन द शेयर्स टू नॉन रेसिडेंट या फिर वेंचर कैपिटल फंड, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सेकेंडली, अभी अपने शेयर्स इशू किए ना, तो सामने वाली पब्लिक क्या देगी, तुम्हें पैसा देगी। जो भी कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वो भी आप 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं करोगे। अभी क्लियर हुआ? अच्छा, साथ ही साथ क्या बोला है, सेक्शन 56 का एग्जेम्पशन चाहिए ना, तो बहुत सारी बातें माननी पड़ेगी। एंड टू बी प्रिसाइज मैं आपको बता देती हूँ, जो सेक्शन है इट इज सेक्शन 56(2)(7)(b). तो ये प्रॉपर सेक्शन इनकम टैक्स का, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी। ठीक है। इस सेक्शन के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल रही है। क्या बोला है, कंपनी जो है उस स्टार्टअप ने है ना इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, तब भी हम आपको एग्जाम्पशन, इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए। डोंट वरी गाइज, एक एक चीज मैं आपको याद करवाऊंगी, यू विल नॉट बिलीव, ये सेक्शन 56 इट विल बी ऑन योर टिप्स। आई कैन गारंटी यू पूरा का पूरा सेक्शन 56 आपके टिप्स पे होगा, ऐसे आप सब पॉइंट्स बोल पाओगे। इतना प्यारा यहाँ पर चार्ट बना के दूंगी। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, मेरे सामने होना चाहिए। प्लीज इधर उधर मत करना। अच्छा, वन मोर थिंग, हो सकता है आपको वॉइस पहले से थोड़ी बेटर लगी हो, आई कैन नॉट से कि एकदम सही हो गई है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी पहले से बेटर हुई है, मैंने IT पर्सन से कनेक्ट करवा के वॉइस सही करवाई है। बट द थिंग इज दैट आई थिंक आई हैव टू रिप्लेस द माइक, माइक का जो वायर है ना उसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा। जितना बेटर हुआ हम वो करते हैं, जल्दी वो रिप्लेस भी हो जाएगा एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड। ठीक है, कैन वी स्टार्ट? अच्छा, ये जो आपके स्टार्टअप है उसने किस में इन्वेस्ट नहीं किया होना चाहिए, ये स्टार्टअप में किसने इन्वेस्ट नहीं किया? तो अगर आपके स्टार्टअप को चाहिए सेक्शन 56 का एग्जाम्पशन, ठीक है, सेक्शन 56 में आपको टैक्स पे नहीं करना है, तो उस केस में ध्यान रखना आपकी स्टार्टअप ने कोई भी बिल्डिंग नहीं लेनी है, कोई भी लैंड नहीं लेनी है अपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। अरे यार, बिजनेस के पर्पज के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई भी बिल्डिंग और लैंड नहीं लेनी है आपको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। ठीक है, अगर स्टार्टअप को यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, या फिर रेंट पर्पस के लिए, स्टॉक इन ट्रेड के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इफ इट इज द केस ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में, अरे धंधे में चाहिए हमें, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो ले लो चलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर आप यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा आपको। सेकेंडली बोला गया है, कोई भी लैंड और बिल्डिंग आपने ली है क्योंकि रेसिडेंशियल तो नहीं है, तो स्टार्टअप ने भी ऑक्यूपाई नहीं कर रखी है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, उसे किसी और पर्पस से यूज कर रहे हो। ठीक, समझना, आप कोई भी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो स्टार्टअप के लिए होना चाहिए, आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, या फिर आप उसको रेंट कर रहे हो, या आपका काम ही स्टार्टअप का यही है बिल्डिंग्स बनाकर बेचना, तो चलेगा। अदरवाइज आपको किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन द लोन्स और एडवांसेस एक्सटेंडेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय द स्टार्टअप where the lending of money is the substantial part of its business। ये बोला है आपकी जो स्टार्टअप है उसने किसी को भी यहाँ पर लोन्स नहीं दे रखे होने चाहिए, किसी को भी एडवांस नहीं दे रखे होने चाहिए। इफ हमारे स्टार्टअप का मेजर काम जो है, स्टार्टअप का बिजनेस का काम ही लेंडिंग करना है, लोगों को लोन देना है, तो चलेगा। अदरवाइज आपके स्टार्टअप ने किसी को भी लोन नहीं देना होना चाहिए।
नेक्स्ट है, आपके स्टार्टअप को कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करना है किसी और एंटिटी में। ये लो 50 करोड़ तुम रख लो, तो ऐसे कैपिटल आप किसी और एंटिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इफ एट ऑल किया है करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये एंजल टैक्स का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तुम तो बहुत अमीर हो यार फिर तो आपको एंजल टैक्स का हम लोग एग्जाम्पशन नहीं देंगे। अच्छा, आपकी स्टार्टअप ने कहीं से भी शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी और कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज नहीं खरीदने हैं। खरीदे हैं दीदी, खरीदे हैं तो क्या होगा, सेक्शन 56 में एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डू नॉट वरी, एक एक पॉइंट में क्लियर करवाऊंगी, आई कैन गारंटी यू ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एफ, अगर कोई भी मोटर व्हीकल आपके स्टार्टअप को नहीं खरीदना है, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना है, याच नहीं खरीदना है, किसी भी मोड का ट्रांसपोर्ट नहीं खरीदना है, जिसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्सीड करती है 10 लाख रुपए से। अच्छा मैम, फिर 10 लाख रुपए से कम है तो चलेगा, तो चलेगा। अगर 10 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, ठीक है, 10 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन स्टार्टअप का काम ही वही है, स्टार्टअप उसको स्टॉक एंड ट्रेड की तरह रखता है, खरीदता बेचता है या हायर करता है, लीज पे देता है, तो फिर चलेगा। अदरवाइज किसी में इन्वेस्ट नहीं करना। किस में इन्वेस्ट नहीं करना, में MAY। एम क्या है, मोटर व्हीकल, ए क्या है यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट, वाई से याच या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका कॉस्ट एक्सीड कर रहा है 10 लाख रुपए। आपके स्टार्टअप को और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना है रे बाबा, ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करना, एक्सेप्ट स्टार्टअप का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। स्टार्टअप का काम ही यही है, स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रखा है, खरीदती है और बेचती है। अच्छा, अगैन यहाँ पर भी ना शार्क टैंक इंडिया में एक एपिसोड आया था, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली द नेम ऑफ द कंपनी, पर वो जो लड़की थी, शी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, जहाँ पर उन्होंने पूरा ज्वेलरी का बिजनेस खड़ा किया था। तो व्हाट इज दैट, अभी तो कर रखा है ना ज्वेलरी पे, राइट, इन्वेस्ट कर रहे हैं ज्वेलरी में, कर सकते हो, बट दैट इज हिज बिजनेस ओनली, दैट्स हर बिजनेस, उसका स्टार्टअप का बिजनेस ही वही है, वो उसका आइडिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, वो उसका स्टॉक एंड ट्रेड है। यहाँ पर आपको किसी भी और एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन से, कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा, फिर बोला गया, सुनो सुनो, प्रोवाइडेड दैट, ये जो स्टार्टअप है, इट शैल नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दिस एसेट्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज A to H फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। 7 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, कहाँ से, 7 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर्स को इशू किया है प्रीमियम पर 2010 में, ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट 7 years तक इनमें से किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, इनमें से कोई भी एसेट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना रहेगा। एम आई वेरी क्लियर। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा दीदी ठीक है समझ तो आ गया है, कॉन्सेप्ट कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन टेंशन एक ही हो रही है कि याद कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी याद कैसे करें। पर अगर इधर तक कोई डाउट है तो पूछो, और एक बार इसे रीड कर लो, एक बार रीड कर लो। अरे वाह, गरिमा को याद भी हो गया, चलो ठीक है गरिमा। चलो अभी एक बार और याद कर लेते हैं मेरे साथ, एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स का ट्राई करेंगे हम, चार्ट में यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर था लैंड और बिल्डिंग बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, है ना, रेसिडेंशियल नहीं चलेगा, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, स्टार्टअप के लिए पर्पस के लिए है तो कर सकते हो। नेक्स्ट है लैंड और बिल्डिंग नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल, और रेसिडेंशियल हाउस LLL से हो रहा है ना, लोन्स एंड एडवांसेस आप नहीं दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमारे, ओके। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किसी और कंपनी में आप कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर्स और सिक्योरिटीज नहीं खरीद सकते हो, MAY जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, फिर ज्वेलरी और कोई भी असेट कैपिटल नहीं का। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, चार्ट बनाऊंगी।
एक मिनट, ये क्या हो गया? क्या आपको मैं दिख रही हूँ? एम आई विजिबल? अच्छा, ओके ओके ओके। एक्चुअली एकदम से ब्लैक स्क्रीन हो गई थी, सो आई थॉट मैं आपको दिख नहीं रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम लगे, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम नहीं है गरिमा, सुनो मेरी बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है आपकी स्टार्टअप ने इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी बिल्डिंग में और किसी भी लैंड में जो कि रेसिडेंशियल हाउस हो, बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोलता है लैंड और बिल्डिंग या किसी में, दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना इफ इट इज नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, जो कि रेसिडेंशियल हाउस नहीं, तो ओनली डिफरेंस, ठीक है। अभी ओके ओके ओके। मैं डर गई थी बिकॉज ना स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गया था, सो आई थॉट कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, आई एम नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ है। चलो एक बार लर्न करते हैं, फिर चार्ट, एक काम करती हूँ पहले चार्ट बना दे, चार्ट बना दे। चलो चलो चलो। एंड प्लीज आई इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे साथ साथ बना दो, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखो तो बन जाएगा। सेक्शन नंबर क्या है? 56 टू 7 बी। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है ना? ओके मैम, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। कब आपको एंजल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है? देयर आर टू कंडीशंस जब आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। द फर्स्ट कंडीशन सेज स्टार्टअप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डीपीआईआईटी। को आपको क्या कराना है? डीपीआईआईटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ओके दीदी। ओके, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन सिंपली बोलता है आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पेड अप शेयर कैपिटल, प्लीज गाइस लिखो मेरे साथ, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर शेयर प्रीमियम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? शैल नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा नहीं? इट शैल नॉट एक्सीड 25 करोड़, है ना? 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इस 25 करोड़ में आप क्या इंक्लूड नहीं करने वाले हो? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इफ शेयर्स issued to नॉन रेसिडेंट या फिर वेंचर कैपिटल फंड, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल्सो तो कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है आपको, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन और इशू ऑफ शेयर्स, अब ये स्टार्टअप शेयर्स इशू कर रही है तो जनरल पब्लिक पैसा देगी ना, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? यहाँ तक एकदम सॉर्टेड है। फिर हमने पढ़ा था कि आपके स्टार्टअप को इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टार्टअप शिल नॉट इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग एसेट्स, ठीक है। कब तक इन्वेस्ट नहीं करना है? 7 साल तक नहीं करना। ओ लेट्स सी द मेजर पॉइंट। स्टार्टअप shall not invest in following assets
फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। कहाँ से 7 years? जब से आपने शेयर्स इशू किए वहां से, है ना। फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम शेयर्स एट प्रीमियम। अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया है ना। वहां से 7 साल तक आपको इन सभी एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना। तो दीदी उसके बाद कर सकते हो? हाँ जी, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है। आदित्य बेटा, मैंने इनिशियली में बताया इट इज अ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा मेजर टास्क स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला एल 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 से 3 चीजें थी। लैंड एंड बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, एक्सेप्ट अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो चलेगा, स्टॉक इन ट्रेड है तो चलेगा। ये जो एक्सेप्ट वाला पॉइंट है वो सभी में सेम है। सेकंड क्या था? लैंड और बिल्डिंग नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड है तो चलेगा। थर्ड एक और एल से क्या था? लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन अगर स्टार्टअप का काम ही लोन्स एंड एडवांसेस देना है तो चलेगा। तो 3 L हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है। तो पहला एल से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। बीइंग अ रेसिडेंशियल, अगर वो रेसिडेंशियल हाउस है तो इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सब में से एक्सेप्ट अगर स्टॉक इन ट्रेड है या फिर और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के काम में ही यूज आ रहा है और कोर्स ऑफ बिजनेस तो चलेगा। राइट। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल, भले ही वो घर रहने के लिए नहीं है, उसमें भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप घर में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, बीइंग एन रेसिडेंशियल हाउस में तो कर ही नहीं सकते हो, नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा सा आई गेस टेढ़ा हो गया है। एक्सेप्शन इज टोटली सेम। लोन्स एंड एडवांसेस नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कि आपका काम ही यही है, स्टार्टअप का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। ये हमारा 3 चीजें हो गई है। नेक्स्ट क्या था? कैसे याद करेंगे नेक्स्ट आप लोग? कोई भी ना कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी एंटिटी में आप पैसा नहीं दे सकते हो। तो आप कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एनी अदर एंटिटी नहीं कर सकते हो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन एनी एंटिटी। फिर आप क्या नहीं कर सकते? आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। कैन नॉट इन्वेस्ट इन फॉलोइंग एसेट्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? एकदम डन डना डन है। वेरी गुड दिव्या सिंह। ठीक है। भूमि लोधी एकदम परफेक्ट आंसर। अच्छा, हमारा ये हो गया। अभी इसी से रिलेटेड हम क्या लिखने वाले हैं? आप असेट में नहीं कर सकते हो। असेट कौन सी है? MAY वाली एसेट है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग एसेट, मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और यॉट में अगर उसका कॉस्ट एक्सीड करता है 10 लाख रुपए से, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन मोटर व्हीकल। MAY है ना। ए से क्या था? एयरक्राफ्ट। यॉट में whose cost exceeds 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए। एक्सेप्ट 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 अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, स्टॉक इन ट्रेड है, ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस या फिर स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, फिर क्या है? आप ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन द ज्वेलरी, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। कैन नॉट इन्वेस्ट इन द ज्वेलरी एक्सेप्ट, सेम चीज है, स्टॉक इन ट्रेड या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एंड लास्टली इज, आप कोई भी कैपिटल एसेट नहीं खरीद सकते हो, कोई भी कैपिटल एसेट नहीं। एंड दैट इज इट।
ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन 56 to 7B विच इज एंजल टैक्स हो गया है खत्म। आई होप अभी आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला होगा। व्हेन वी विल राइट समथिंग ना तो हमें काफी अच्छा लगता है, ठीक है। यस शर्वरी, व्हाट्स योर डाउट? हाँ, एंजल टिक्स के लिए सारी कंडीशन फॉलो करनी है। ये 7 इयर्स का क्या मतलब है, मीन्स आफ्टर 7 ईयर सकते हैं। ये शर्वरी बेटा 7 इयर्स बाद आप ये सब कर सकते हो। सी आप समझो, आप शेयर्स इशू करना चाह रहे हो, आप शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे हो। इट मीन्स आपकी जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा है और मार्केट प्राइस कम है। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रहे हो लोगों से, है ना। तो बीच का डिफरेंस है, आप उस पर टैक्स मत दो। एंड क्यों आप टैक्स मत दो, वो बोला गया है कि यार यहाँ पर तो आप टैक्स नहीं दे रहे हो, और अगर आप शेयर्स इशू करते से ये सब चीज़ें खरीद रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप 7 साल तक ऐसा नहीं कर सकते हो। आफ्टर 7 इयर्स यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज एसेट्स, ठीक है। ए और बी में कंफ्यूजन क्या हो रहा है, समझो। ए बोलता है आप रेसिडेंशियल हाउस नहीं खरीद सकते हो, है ना। और बी बोलता है आप, मतलब ए बोलता है आप रेसिडेंशियल हाउस के लिए बात कर रहा है, टोटली रहने के लिए। रेसिडेंशियल हाउस क्या होता है, रहने के लिए जो घर होता है, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा भी लैंड और बिल्डिंग्स होती है जहाँ पर लोग रहे नहीं। सेकेंडली यहाँ पर बोला गया आप ऐसी लैंड और बिल्डिंग जो कि रेसिडेंशियल नहीं है वहां पर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आप किसी भी तरह की लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स। बिजनेस करो ना नॉर्मली, इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। यस, भूमि ने लिखा है L3CS में जेसी, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। L3CS में जेसी कहाँ है, में या में कब आ रहा है जेसी, इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखो MAY एंड देन JC, ठीक है। क्या डन है? यस यस, पूरा साइड हो जाती हूँ गरिमा में, ठीक है। देखो आराम से देखो। ठीक है, डन है, आगे बढ़े। दिस इज द ट्रिक टू लर्न ऑल दीज। लेवल 3 CS का मई जून में क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा, डन। अच्छा अभी समझो, क्या चाहता है गवर्नमेंट, चाहता है कि हर एक स्टेट्स में से स्टार्टअप हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बिजनेस करे, दैट द गवर्नमेंट वांट्स। बट ऐसा होगा का जब ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को बूस्ट करेंगे कि आप बिजनेस करो यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली इंडियन स्टेट्स में एक स्टार्टअप पॉलिसीज लाई गई, गवर्नमेंट ने इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट कर दिया कि कौन सा स्टेट में जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जितने ज़्यादा ऑन्टरप्रीनियर्स है, उसकी रैंकिंग लगाएंगे हम, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। तो स्टेट्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सो दैट आपका स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम यहाँ पर बिल्ड हो जाए। इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है स्टार्टअप्स का, यहाँ पर स्टेट के लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा, आपके रेगुलेटरी बर्डन कम हो जाएंगे, आपको लोगों को लेबर सिंपलीफाई वे में मिल जाएगा, टैक्सेशन का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है हमें, सो स्टेट भी तो आगे बढ़ता है। तो दैट इज द रीजन हमने स्टेट्स के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक कंपटीशन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट हमें पता चला 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अभी के डेट पे कौन से स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करे। ऑन नंबर 1 इट इज गुजरात, सेकेंड नंबर पे इट इज कर्नाटका एंड थर्ड नंबर पे इट इज मेघालय। सो अभी एज ऑफ नाउ दीज आर द 3 स्टेट्स विच आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है। कौन से है, गुजरात, कर्नाटका एंड मेघालय। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का बिजनेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स इन स्टेट से आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर? ये डन है। अभी पता है बीच में एक बिजनेस और आया था, दैट इज जोरको, दैट वाज नथिंग बट अ फूड बिजनेस, ठीक है। उसमें भी वो गुजरात से ही था, ठीक है।
जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस देते थे, बर्गर्स वगैरह, पिज्जाज, मॉकटेल्स एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस. दैट वाज नथिंग बट फ्रॉम गुजरात ओनली. अच्छा, अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पशंस फॉर स्टार्टअप. सभी लोग बोल रहे हैं अरे यार स्टार्टअप करो, हमें बेनिफिट क्या होगा. दीदी कुछ तो समझ आ गया कि टैक्स का बेनिफिट होगा, लेकिन और भी तो बेनिफिट चाहिए ना. हम तो अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, हमें जहां बेनिफिट हो रहा है वही हम करेंगे. तो गवर्नमेंट आपको बताएगी कि क्या क्या बेनिफिट्स स्टार्टअप्स के लिए हैं. अगर आपने स्टार्टअप किया है तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. सबसे पहला, तुम्हारे दिमाग में आया आई से आइडिया और तुमने सोचा बिजनेस कर देते हैं. सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आपको बहुत ही सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्टार्टअप के लिए रिकॉग्नाइज हो चुके. स्टार्टअप बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, वेबसाइट पर भी है जो मैंने आपको बताया, startupindia.gov.in, ये वेबसाइट भी है. इससे आप इजीली रजिस्टर हो सकते हो फॉर ए स्टार्टअप. साथ ही साथ एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया. सो कहने से इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू रजिस्टर एज अ स्टार्टअप. सेकेंडली क्या होता है, अगर आपने कुछ नया किया है, कुछ इनोवेटिव किया है, इनोवेटिव मतलब कुछ नया इन्वेंशन किया है, तो उस केस में यू हैव टू टेक पेटेंट. पेटेंट क्या होता है, पेटेंट एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है जो आपको लेना होता है इफ यू हैव डन समथिंग इनोवेटिव एंड इन्वेंशन किया, कुछ नया ही इन्वेंशन कर दिया है आपने, तो इस केस में आपको पेटेंट लेना पड़ता है. अभी पेटेंट के लिए अप्लाई करोगे, देयर इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ पेटेंट. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी पेटेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है. कितना रिड्यूस कर देता है, यहाँ पर 80% रिडक्शन कर देता है. पेटेंट फाइलिंग में आपकी कॉस्ट 80% यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी. तो ये एक और बेनिफिट मिल गया. थर्ड इज इजी एक्सेस टू फंड. वी नो, अभी अभी हमने शुरू शुरू में देखा गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर 10,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स बनाया है. तो अगर आपके पास फंड नहीं है, इजीली आपके फंड्स एक्सेस हो जाएंगे. 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड जो सेटअप किया है आपके गवर्नमेंट ने. अभी तो शुरू हुआ है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपको टैक्स हॉलीडे मिलता है 3 साल के लिए. ये कौन सा टैक्स हॉलीडे है, जो आप सेक्शन 80 IAC में मेरे संग पढ़कर आए हो, राइट. तो सेक्शन 80 IAC का आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा. कितने सालों के लिए मिलता है बच्चा लोग, 3 इयर्स के लिए मिलता है. लेकिन फर्स्टली आपको एक सर्टिफिकेट लेना है इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड से, एंड इसके बाद आपको मिल जाएगा टैक्स एग्जेम्पशन. ओके. अप्लाई फॉर टेंडर्स क्या होता है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस लोग अप्लाई करते हैं यार कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हमको मिल जाए, गवर्नमेंट का टेंडर हमको मिल जाए. तो गवर्नमेंट क्या देखता है, गवर्नमेंट विल सी द प्रायर एक्सपीरियंस. आपका इस काम करने में पहले कितना एक्सपीरियंस है वो देखेंगे, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल गिव द टेंडर. बट अगर आप स्टार्टअप हो तो समझो आप कैसे हो, एकदम VIP हो, है ना, जिसको हर जगह पहले एक्सेस मिल जाता है. तो अगर आप स्टार्टअप हो तो आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड सेकेंडली आपको एग्जाम्प्ट किया जाएगा. गवर्नमेंट विल नॉट सी योर प्रायर एक्सपीरियंस, दैट इफ यू हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस और नॉट, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए. तो गवर्नमेंट टेंडर का काम भी किसको मिल सकता है, स्टार्टअप को. स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जाम्प्ट किया जाएगा प्रायर एक्सपीरियंस से, जो कि बाकी नॉर्मली कंपनीज पे एप्लीकेबल है. बट इफ यू आर ए स्टार्टअप तो आपके ऊपर ये प्रायर एक्सपीरियंस वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगा. आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो और उसे कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट इज R&D फैसिलिटीज. सो 7 नए रिसर्च पार्क सेटअप किए हैं. सी इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, इफ यू आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव डेवलपमेंट और एनी ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो रिसर्च तो करनी रहेगी ना मार्केट में. गवर्नमेंट ने आपके लिए 7 नए रिसर्च पार्क्स भी स्टैब्लिश किए हैं यहाँ पर. सो R&D फैसिलिटीज भी यहाँ पर आपको मिल रही है अगर आप स्टार्टअप हो तो. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं नो टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंसेस. आपको जो भी कंप्लाइंसेस होंगे इट विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग. ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इट विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग. स्टार्टअप खुद ही सेल्फ सर्टिफाई कर सकती है कंप्लाइंसेस को, अपने मोबाइल ऐप से खुद ही सर्टिफाई कर देगी कि हाँ हम ऐसा ऐसा फॉलो कर रहे हैं. आपको किसी और से सर्टिफाई नहीं करवाना है. यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाई करो आप. 9 लेबर लॉज को कंप्लाई कर रहे हो एंड 3 एनवायरमेंट लॉज को कंप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन सेल्फ सर्टिफाई हियर. टैक्स सेविंग है क्या इन्वेस्टर्स के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए भी टैक्स सेविंग. अच्छा स्टार्टअप के लिए तो है ही, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर उनका पैसा, उनके लिए भी टैक्स सेविंग यहाँ पर मानी. चूज योर इन्वेस्टर्स, ये क्या बेनिफिट है, स्टार्टअप के पास ऑप्शन रहता है
कि वो किसको चूज करना चाहती है। अभी बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव ऑप्शन कि मैं किसको लूँ, मैं पीयूष आनंद को लूँ, प्रियांशी चौधरी को लूँ, बैरी कुमार को लूँ, बानी कुमार को लूँ, या किसको लूँ। तो यहाँ पे शार्क टैंक इंडिया वाला एग्जाम्पल देखो ना, इन्वेस्टर आता है, ठीक है, तो कभी कभी सारे लोग, सारे इन्वेस्टर्स ऑफर करना चाहते हैं, ऑन्टरप्रीनियर आया, वो लोग लड़ेंगे, अरे हम ऑफर करेंगे, अरे हम ऑफर करेंगे। सो यू हैव एन ऑप्शन कि आप किसको यहाँ पर अपना इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू चूज योर इन्वेस्टर कि आपके स्टार्टअप में कौन आया और कौन अपना यहाँ पर एक्सपर्टीज लेकर आएगा। यू हैव अ लिबर्टी टू चूज द इन्वेस्टर। तो स्टार्टअप के पास एक इन्वेस्टर का चूज करने का लिबर्टी यहाँ पर रहेगी, राइट। और क्या, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए, हमें नहीं लिखता है कि हमारा जो स्टार्टअप है चांद तक जा पाएगा, तो आप इजीली आपके स्टार्टअप को बंद कर सकते हो, उसे क्लोज कर सकते हो अपने बिजनेस को 90 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही आपने वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन डाली, वैसे 90 डेज के अंदर अंदर यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्टार्टअप, यू कैन क्लोज योर स्टार्टअप हियर। अच्छा, मीट अदर एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट दो स्टार्टअप फेस्ट कराती एनुअली। सो साल में दो स्टार्टअप फेस्ट होते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली, वेर यू कैन मीट डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग लोगों से मिल सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर योर स्टार्टअप। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है क्या? क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे याद करोगे, उसके नो टेंशन, व्हेन आई एम हियर। स्टार्टअप के लिए प्रोसेस कैसे है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मोबाइल ऐप से हो जाएगा। अच्छा, आने का प्रोसेस सिंपल है तो जाने का भी सिंपल है, तो इजी एग्जिट हो जाएगी। बाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन भेजी है ना, वैसे 90 डेज के अंदर अंदर आप एग्जिट कर लेंगे। आपके जो कंप्लाइंसेस है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कंप्लाइंसेस का, आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो आपके कंप्लाइंसेस को। इधर ये हमने 3 चीजें पढ़ ली। अच्छा, टैक्स से रिलेटेड पढ़ो, टैक्स हॉलीडे मिलता है सेक्शन 80 आईएसी के अंदर 3 साल का, एंजल टैक्स से भी एग्जाम्पशन मिलती है आपको। अभी पेटेंट ट्रेडमार्क की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट ने आपके लिए फंड बनाया है, सो इजी एक्सेस मिलता है यहाँ पे फंड का। इन्वेस्टर्स के लिए भी टैक्स सेव हो जाता है, आप दूसरे ऑन्टरप्रीनियर से मिल पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है नेशनली और इंटरनेशनली यहाँ पर, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है हमारे पास, एंड वी कैन चूज आर इन्वेस्टर्स। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन डनाडन डन है? एनी ऑफ द डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? ऋषु बता दिया बेटा। शेयर्स इशू कर रहे हो आप खुद के नाम पे, कैसे शेयर्स इशू करोगे हर्षदा? ऑब्वियसली परी सिंगल पर्सन स्टार्टअप कर सकते हैं। जानवी मैं बताती हूँ, उसको रिवाइज करवाऊंगी तब, ठीक है। स्टार्टअप के लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी एक, सारी कंडीशंस चांदनी। सचिन जहां रेलिवेंट होता है मैं लिखकर समझा देती हूँ बेटा, ठीक है। क्या आगे बढ़े? इसका कोई निमोनिक चाहिए? चलो देख लेते हैं इसका कोई निमोनिक भी। सिंपल प्रोसेस तो हो रहा है हमारा, बहुत इजी हमारा प्रोसेस। कैसा है यहाँ पर? सिंपल है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, फंड्स इजीली मिल जाते हैं। सो ये SCF हो गया आपका, टैक्स, टेंडर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। बेटा एक बार अगर आपको समझ आ गया तो आप भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बता दूंगी। टैक्स हॉलीडे, टेंडर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज हो गया हमारा यहाँ पर, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। टैक्स सेविंग इन्वेस्टर्स के लिए चूज योर इन्वेस्टर्स, टैक्स सेविंग इन्वेस्टर्स, एंड लास्ट हमारा 2 था, इजी एग्जिट एंड मीट अदर एंटरप्रीनियर्स। हाँ अब बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? तो ये मेरे के लिए है, समझे क्या चल रहा है ये? हाँ, इधर 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 दिमाग लगाओ थोड़ा सा अपना। ठीक है, बहुत सारे टी हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। SIT 1 2 3 4,
ई हो गए हमारे दो, साइट आर एफ सी, ये बन सकता है हमारा साइट आर एफ सी। ठीक है, यस। साइट आर एफ सी क्या है? एस से हो गया हमारा सिंपल प्रोसेस, ठीक है। आई से क्या हो गया है हमारा? इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स सेविंग कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। टी से बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे, टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा 3 साल के लिए, टैक्स सेविंग मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए। फिर एक और टी से था टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंसेस नहीं है यहाँ पर, टेंडर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ई से इजी एक्सेस टू फंड्स, फंड्स आपको बहुत ही इजीली यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा हमारा। एक और ई से क्या था? इजी एग्जिट, इजीली एग्जिट कर लो, मीट अदर एंटरप्रीनियर्स, दूसरे एंटरप्रीनियर्स को आप मिल सकते हो। आर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज आपको मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। एफ से हमारा फंड्स ऑफ फंड्स हो ही गया, एंड सी से कंप्लाइंसेस इजी है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, सही बताऊं आप लोगों को, देर इज नो नीड कि आप इसमें निमोनिक से याद करो, कि निमोनिक तब आता है जब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, एंड आई डोंट थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इट विल बी लाइक what are the exemption for startup, and you have hardly write, you have to write 5 to 6 पॉइंट। ऑब्वियसली आप इस 10 पॉइंट में से लिख सकते हो ना, तो बिना निमोनिक के भी आप ये चीज़ों को याद कर पाओगे। बट फिर भी मेरे लिए, मेरे साथ एक बारी और बोलते हैं, सभी बोलते हैं, ठीक है, फटाफट फिर से बोलते हैं। सिंपल प्रोसेस है बहुत, नॉर्मली बिना निमोनिक के भी कोशिश करो। सिंपल प्रोसेस है आपका, यस दीदी सिंपल प्रोसेस है। इन्वेस्टर्स से मिल सकते हैं, मीट योर इन्वेस्टर्स, ओके, हम हमारे इन्वेस्टर्स को चूज कर सकते हैं, चूज योर इन्वेस्टर्स हो गया यहाँ पे। टी से टैक्स सेविंग थी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, टैक्स हॉलीडे मिल रहा था हमें 3 साल के लिए, टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंसेस यहाँ पर नहीं है, इजी एग्जिट हो जाती है, ऑन्टरप्रीनियर्स से मिल पाते हैं। आज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है यहाँ पर। एफ से क्या देखा था हमने? फंड्स ऑफ फंड्स एस्टैब्लिश किया है यहाँ पर, ठीक है। हम हमारे कंप्लाइंसेस को यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या थी? आपके एग्जाम्पशंस थे स्टार्टअप के लिए। अभी एक और चीज़ है कि और क्या बेनिफिट है, और क्या एग्जाम्पशन है एज पर कंपनीज एक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, विच वॉज कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टार्टअप के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे यहाँ पर। सो वी ऑल नो हमारा स्टार्टअप कुड बी इधर अ प्राइवेट कंपनी, LLP और अ पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो वहाँ पर बोला गया है कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दे दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर्स याद आ रहा है? शेयर इन शेयर कैपिटल, खून पसीने की मेहनत वाले जो शेयर्स मिलते हैं, नो हाउ और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए जो शेयर्स मिलते हैं, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या लिमिट याद आ रही है? क्या किसी को लिमिट याद आ रही है? ये कंपनी कितने शेयर्स, कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती थी? वहां पर भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि एक कंपनी 25% मैक्सिमम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। बट बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप कंपनी, तो हम स्टार्टअप को बेनिफिट देते हैं और बोला है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो 50% तक, 25% नहीं, मैक्सिमम आप 50% तक कर सकते हो ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। 10 साल तक आप इनकॉर्पोरेट हुए, ऐसे 10 ईयर्स तक मैक्सिमम आप 50% इशू कर सकते हो आपकी पेड अप कैपिटल का, मैक्सिमम 50% ऑफ पेड अप कैपिटल। कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बोला गया है डिपॉजिट्स के ऊपर से जनरली कंपनीज को प्रोहिबिट किया जाता है कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हमारी पब्लिक से, राइट। अच्छा, यहाँ पर डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट क्या नहीं होता है, वी आर गोइंग टू रीड इन आवर कंपनी लॉ। लेकिन एक चीज बोली गई है, अगर किसी भी स्टार्टअप को 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा मिल रहे, कितने? 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे मिल रहे? बाय वे ऑफ अ कन्वर्टिबल नोट, ऐसा नोट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, या फिर वो रीपेबल है 10 साल में, ठीक है। तो उस केस में उसे हम लोग डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेट्स अज्यूम देयर इज अ स्टार्टअप, हमारा एक स्टार्टअप है और हमारे स्टार्टअप को 25 लाख रुपीज या उससे ज्यादा मिल रहा है, ओके दीदी,
मिल तो रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है? थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट मिल रहा है, एक कन्वर्टेबल नोट के थ्रू मिल रहा है। ओके मैम, कन्वर्टेबल नोट है, विच मीन्स या तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, या फिर आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा 10 साल में। ठीक है, ओके। सिंगल ट्रेंच में मिल रहा है, एक ही बार में मिल रहा है, ऐसा नहीं थोड़े थोड़े टाइम में मिल रहा है। तो इस 25 लाख रुपीज को आप डिपॉजिट कंसिडर नहीं करोगे, ये डिपॉजिट में नहीं आएगा। तो डिपॉजिट में क्या नहीं आएगा? इफ एनी ऑफ द स्टार्टअप इज रिसीविंग 25 लाख रुपीज और मोर, कैसे मिल रहा है? थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट मिल रहा है, इट मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, या फिर आपको उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा 10 सालों में। सिंगल ट्रेंच में मिल रहा है किसी भी पर्सन से, उसे आप यहाँ पर डिपॉजिट नहीं मानोगे, वो डिपॉजिट में कंसिडर नहीं होगा। एम आई क्लियर? अच्छा, साथ ही साथ जो मैक्सिमम लिमिट होती है डिपॉजिट्स के लिए कि कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो मेंबर्स से, वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगी अगर वो स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है। ये डिपॉजिट्स पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे कंपनी लॉ में, है ना, हम देखेंगे। बट यहाँ पर बोला गया है आप कितना पब्लिक से पैसा ले सकते हो, उस पर देयर इज अ लिमिट। प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है डिपॉजिट, लिमिट है वहां पर। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती 10 साल तक। क्यों 10 साल बार बार बोल रहे हैं हम? वाई? वाई द रीजन इज, हम क्यों 10 साल बार बार बोल रहे हैं? आप स्टार्टअप कहलाओगे ही तब तक जब तक 10 years, अदरवाइज आप स्टार्टअप नहीं कहलाओगे। तो ये लिमिट, मैक्सिमम वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अच्छा, नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। ये जो एनुअल रिटर्न है वो जनरली कौन साइन करता है? यहाँ पर सीएस साइन करता है, कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में सीएस नहीं है, इज इट ओके नाउ? क्या ओके है अभी? इज इट ओके? वॉइस और वीडियो भी अटक रहा है। वॉइस का इशू आ रहा है ना? अभी बताओ मुझे एक बारी, क्या अभी किया है तो मैं रिपीट करती हूँ? शो हुई मुझे अभी महीने में रिपीट करूँ है? कोई बात नहीं, रिपीट माई सेल्फ टू नॉट, मैं रिपीट करूंगी। तो क्या बोला गया है यहाँ पर बेसिकली, कभी भी कंपनी लिमिट, वो इतना ही पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हैं। देयर इज अ लिमिट कि आप इतना पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हो। बट फॉर प्राइवेट कंपनी का स्टार्टअप तो मैक्सिमम लिमिट है, वो प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती है। दैट मैक्सिमम लिमिट कि आप डिपॉजिट्स इतना ही ले सकते हो मेंबर्स से, लिमिट प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगी। कितने साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी? 10 years के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यू मस्ट वंडर कि 10 years क्यों है हर जगह, 10 साल की स्टार्टअप कहलाएगी तब तक if it is a if if it has been incorporated for a period of 10 years, और 10 साल के बाद स्टार्टअप नहीं कहलाओगे। सो टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ स्टार्टअप, हमने दो चीजें पढ़ी। पहला पॉइंट क्या बोलता है? अगर स्टार्टअप को 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा मिल रहा है थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट, क्या हो रहा है?
अभी बताओ ना बच्चा लोग, अभी ठीक है क्या? अभी इज इट ओके? देख लो गरिमा, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ बच्चा लोग, सच में एक्चुअली में। और बस वो क्लास अगर डिस्टर्ब होती है ना, तो जो पढ़ा रहे होते हैं वो और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आई नो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों होता है प्रियांशी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग मेरी लेवल बेस्ट कि मैं इसको रिजॉल्व करवाऊँ। वॉइस का इशू तो आई गेट इट, रिप्लेस होगा, बट ये वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड वाला इशू हमें देखना पड़ेगा। अभी ओके है? दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं, स्टार्टअप वाले, कोई जल्दी नहीं है ना। स्टार्टअप में बोला गया है कि इन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है? किसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा? अगर आपके स्टार्टअप को 25 लाख रुपीज या उससे ज़्यादा मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट मिल रहा है। इट मीन्स वो कन्वर्टेबल नोट या तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, या आपको रीपेमेंट करना है 10 साल में, ओके? और किसी भी पर्सन से आपको सिंगल ट्रेंच में मिल रहा है, ऐसे रुक रुक के नहीं मिल रहा है, 10 लाख फिर 10 लाख ऐसे नहीं मिल रहा है, एक साथ सिंगल ट्रेंच में 25 लाख रुपीज और मोर मिल रहा है। जो पैसा स्टार्टअप को रिसीव हुआ है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है? सेकंड बोलता है यहाँ पर, हमेशा देयर इज अ लिमिट, ये कंपनी पब्लिक से मैक्सिमम कितना पैसा ले सकती है, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकती है। बट इफ योर प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप, आपकी प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, तो मैक्सिमम लिमिट ऑन डिपॉजिट्स इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। तो भी मैक्सिमम लिमिट है ना डिपॉजिट्स वाली, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होगी। एम आई क्लियर? एम आई एप्लीकेबल बोलने वाली थी मैं। मुझे भी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। अरे अरे बस बस गरिमा, भूतो आत्मा सारी बातें कर ली। क्या ये क्लियर हो गया? सो मैक्सिमम लिमिट जो होती है डिपॉजिट्स के लिए, इफ योर प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगी, 10 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है हमारा एनुअल रिटर्न। सो एनुअल रिटर्न बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट जिसे कौन साइन करता है? एनुअल रिटर्न साइन करता है हमारा सीएस, उसे साइन करना पड़ता है। बट अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में सीएस नहीं है, इन दैट केस कौन साइन कर लेगा? उसे डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। तो ये भी हमने एक बेनिफिट दे दिया है हमारे स्टार्टअप को, राइट? अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा बोर्ड मीटिंग। अच्छा, जनरली जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है, अपने सेम पॉइंट्स पढ़ा होगा वहां पर। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है जो कि स्टार्टअप है, उसे बोला गया आप सिर्फ एक बोर्ड मीटिंग कराओगे हाफ कैलेंडर ईयर में, चलेगा। तो इन शॉर्ट, आपको जनवरी तो जून के बीच में एक बोर्ड मीटिंग करानी है, एक हाफ कैलेंडर ईयर में, और जुलाई टू दिसंबर में एक बोर्ड मीटिंग करानी है। और जो मिनिमम गैप है दो बोर्ड मीटिंग का, वो कम से कम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 90 डेज। मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 90 डेज होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, हवन करवाएंगे साक्षी, आप सबको भेज देती हूँ मैं एड्रेस। एक काम करती हूँ, मेरे घर का एड्रेस भेज देती हूँ, एंड हवन करा लो तुम सब यहाँ पर आके। प्रोफेशनल तो हो ही, सब आगे हवन करेंगे, है ना? तो क्या क्या एग्जाम्पशन है हमारे स्टार्टअप को, वी विल सी। सबसे पहला एग्जाम्पशन जो हमने यहाँ पर देखा स्टार्टअप के लिए, वो क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट का होना जरूरी नहीं है। दूसरा हमने देखा स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, कितना? 50% ऑफ पेड अप कैपिटल तक इशू कर सकते हो। डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे अगर 25 लाख रुपया उससे ज्यादा मिल रहा है, थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट सिंगल ट्रेंच में मिल रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। फोर्थ, जो मैक्सिमम लिमिट होती है ऑन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी जो क्या है? स्टार्टअप है। एनुअल रिटर्न कौन साइन करेगा? सीएस साइन करता है, लेकिन अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर सकता है। साल में दो बोर्ड मीटिंग करनी है, वन इन ईच हाफ ऑफ अ कैलेंडर ईयर, और मिनिमम गैप कितना है? 90 डेज का रहेगा। क्या ये क्लियर है? एंड दैट इज ऑल अबाउट हमारा स्टार्टअप। ये था हमारे स्टार्टअप्स के बारे में। क्या ये क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एनी प्रॉब्लम गाइज?
यस परवेज, यही बताया ना मैंने बेटा आपको। सेक्शन 80 से 80 IAC में सिर्फ प्राइवेट कंपनी और LLP को ही मिलेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है ना चांदनी गुप्ता, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं देखेंगे, उसका पूरा टॉपिक है। वानी बोल रहे मैम टैक्स एग्जेम्पशन 3 इयर्स के लिए है, क्योंकि वो जो टैक्स एग्जेम्पशन 3 इयर्स के लिए बानी वो सेक्शन 80 IAC में है, और 7 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो एंजल टैक्स है, वो सेक्शन 56 है, दोनों ही सेक्शंस अलग अलग है। ओके बच्चा। हर्षदा बोल रहा है मैम अगर शेयर्स परचेज किया है एंजल टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या? यस, किसी के भी नाम पर परचेज कर रहे हो एंजल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड आपने कंडीशंस फुलफिल करी हैं। अभी वॉइस सही है तो मैं रिविजन करवा दूं, फिर एक होमवर्क भी लेकर जाना, ठीक है। यस जानवी, कंसिडरेशन वाला पॉइंट बताते हैं, एक बार रिवीजन स्टार्ट करती हूँ फिर बताती हूँ, पूरा डिटेल में बताती हूँ। स्टार्ट किया था हमने कहा से स्टार्टअप से, स्टार्टअप आखिरकार हुए कौन, किसको हम लोग स्टार्टअप मानेंगे? इसको देखो प्रियांशी भी शायर होती जा रही है, नो दिक्कत नो परेशानी, बस अब तूफानी रिवीजन की है बारी। अरे वाह, चलो रिवाइज करें, मेरे साथ बोलना स्टार्ट करना। व्हाट इज अ स्टार्टअप? तो स्टार्टअप होने के लिए सबसे पहले ईदर यू शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर पार्टनरशिप फर्म। अप टू 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम आपको स्टार्टअप कंसिडर करने वाले हैं। योर टर्नओवर शिल नॉट एक्सीड 100 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड द एंटिटी शुड वर्क टूवर्ड्स, एंटिटी कैसे वर्क करनी चाहिए? एंटिटी शुड वर्क टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ जनरेशन होना चाहिए। अगर आपकी एंटिटी अगर आपकी एंटिटी जो है स्प्लिट अप करके रिकंस्ट्रक्शन करके बनी ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। स्टार्टअप्स हम कर तो रहे, स्टार्टअप के लिए इनिशिएटिव्स क्या ला रही गवर्नमेंट? फंड्स ऑफ फंड्स जिसमें 10,000 crore का कॉर्पस ऑफ फंड्स है, सीड फंडिंग स्कीम है जिसमें लोगों को इनिशियल स्टेज में पैसा दिया जाता है, क्रेडिट गारंटी जहाँ पर गवर्नमेंट गारंटी देती है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप की। स्टार्टअप के लिए रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले यू शुड बी एलिजिबल, कैसे होंगे आप? या तो प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, या LLP हो, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यू विल अप्लाई टू DPIIT, उसके पास अप्लाई करने वाले हो। साथ ही साथ आपको एक राइटअप देना है, आपका बिजनेस प्लान बनाना है, वेर यू विल हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ योर बिजनेस and how it will bring innovation, development and improvement of products or services. DPIIT on calling of documents either will accept the application, मतलब आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या फिर रिजेक्ट करेगा। इफ रिजेक्ट करेगा तो वो आपको रीजंस बताएगा। अच्छा हम स्टार्टअप के लिए आ गए, स्टार्टअप के लिए एकदम रेडी है, तैयार है। तो बेनिफिट्स क्या है स्टार्टअप के लिए आपको? सबसे पहला बेनिफिट जो स्टार्टअप में मिलता है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। मोबाइल ऐप या फिर पोर्टल से आप स्टार्टअप बना सकते हो, इजीली एग्जिट हो जाएगी, जाना है तो जाओ, 90 days में एग्जिट हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। आप क्या कर सकते हो, खुद से अपना इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हो, चूज योर इन्वेस्टर्स हो जाएगा। फोर्थ, यहाँ पर आपको टैक्स एलईडी मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80 IAC, 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एंजल टैक्स का बेनिफिट मिलता है यहाँ पर आपको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्क, रिसर्च पार्क सेटअप किए, 7 रिसर्च पार्क सेटअप किए यहाँ पर। आपका जो कंप्लाइंसेस है वो बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बिकॉज 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 आप सेल्फ सर्टिफाई करते हो, कंप्लाइंसेस किसी और पर्सन की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको प्रायोरिटी देती, किस चीज़ में प्रायोरिटी देती? टेंडर्स में आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। टैक्स सेविंग होती है उस इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं। अच्छा रिडक्शन है, किस चीज़ में रिडक्शन है? पेटेंट कॉस्ट में रिडक्शन हो जाता है। कितना परसेंटेज रिडक्शन होता है? 80% रिडक्शन हो जाएगा हमारे पेटेंट कॉस्ट में यहाँ पर, राइट है। अच्छा साथ ही साथ गवर्नमेंट मीट अदर ऑन्टरप्रीनियर्स करती है, इट मीन्स वो एनुअली 2 फेस्ट कंडक्ट कराती है, एक नेशनली और एक इंटरनेशनली यहाँ पर। अच्छा एज पर कंपनीज एक्ट क्या क्या बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को मिलते हैं? एज पर कंपनीज एक्ट सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। बोर्ड मीटिंग साल में 2 करनी है आपको, हर एक हाफ कैलेंडर ईयर में, मिनिमम गैप 90 days का होना चाहिए। एनुअल रिटर्न शैल बी साइन बाय CS नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर देगा। एक स्टार्टअप कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती, कितना? 50% इशू कर सकती मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल का। फिर हमने देखा डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे, अगर 25 लाख रुपीज और मोर स्टार्टअप को रिसीव हो रहा है थ्रू अ कन्वर्टेबल नोट, विच मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और इट विल बी रीपेबल विद इन 10 years, एंड सिंगल ट्रेंच में रिसीव हो रहा है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट।
जो मैक्सिमम लिमिट होती है डिपॉजिट की ऑन अ प्राइवेट कंपनी, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अ प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप है, वो जितना चाहे डिपॉजिट यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती है। मेजर मेजर दो चीजें हमने पढ़ी, सेक्शन 80 आईएसी और सेक्शन 5627 बी। सेक्शन 80 आईएसी बोलता है अगर आपके स्टार्टअप एलिजिबल है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय डीपीआईआईटी इफ इट हैज ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। सेक्शन 80 आईएसी के अंदर उसको टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा। कितना टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है? 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलने वाला है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी और एलएलपी को मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, फिर हमने मेजर चीज पढ़ी थी सेक्शन 5627 बी विच मीन एंजल टैक्स। क्या बोलता है? अगर आपके स्टार्टअप शेयर्स इशू कर रही है एंड द इशू प्राइस इज मोर देन द मार्केट प्राइस, देन डिफरेंस अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते आपको टैक्स देना पड़े, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए, सबसे पहले यू शुड बी ए स्टार्टअप, आप स्टार्टअप होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पर? आपका पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर्स इशू कर दिए, उसके बाद जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 करोड़ होना चाहिए। अच्छा, जब आप ये काउंट करोगे 25 करोड़ में, तो आप उन लोगों को काउंट नहीं करोगे अगर आपने शेयर्स नॉन रेसिडेंट को दिए या वेंचर कैपिटलिस्ट को दिए। एम आई क्लियर यहाँ पर? अच्छा, नेक्स्ट बोला गया है अब आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो लोगों से पैसा आ रहा होगा, बिल्कुल पैसा आएगा ना दीदी, हमने शेयर्स इशू किए हैं तो पैसा आएगा। जो कंसिडरेशन आपको लोगों से रिसीव हो रहा है, जानवी जिसमें आपका डाउट था आई थिंक, कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है लोगों से आफ्टर द इशुएंस, उसको भी 25 करोड़ के लिमिट में काउंट हम लोग नहीं करेंगे। ये 2 पॉइंट्स थे हमारे। उसके बाद बोला गया आपकी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, आपकी स्टार्टअप शेयर्स इशू कर रही है, वैसे 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक आपको इनमें से किसी भी असेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। किसमें इन्वेस्ट नहीं करना है? L3 याद किया था, L3 क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदना, बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस। पर स्टार्टअप अपने बिजनेस के लिए स्टॉक एंड ट्रेड के लिए खरीद सकती है, लैंड और बिल्डिंग नहीं खरीदना है। नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस बट स्टॉक एंड ट्रेड के लिए हो सकता है। लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देना है, पर अगर आपका मेजर बिजनेस है तो हो सकता है। फिर हमने क्या दिया था? CS, अरे आप लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। MAY, आपको कुछ भी मोटर व्हीकल एस एयरक्राफ्ट और यॉट नहीं खरीदना है जिसका कॉस्ट एक्सीड करता है 10 लाख रुपए से ज्यादा। लेकिन यार स्टार्टअप को अपने बिजनेस के लिए चाहिए तो खरीद सकती, स्टॉक एंड ट्रेड है तो खरीद सकती, लीज कर सकती, हायर करने के लिए चाहिए तो खरीद सकती है, राइट? ज्वेलरी नहीं खरीदनी लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से खरीद सकती है। लास्टली कोई भी कैपिटल एसेट नहीं खरीदना बट स्टॉक एंड ट्रेड है तो खरीद सकते हो। और ये कब तक नहीं करना है? 7 साल तक नहीं करना है, जब से अपने शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे। एंड दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। क्या रिवीजन में मजा आ गया है? क्या हमने रिवीजन में तो आग लगा दी क्या? यार एक बार बता दो यार, ये रिवीजन कैसा लगता है? रिवीजन में तो मजा आ गया, रिवीजन में तो आग लगा दी। मजा आ गया यहाँ पर रिवाइज करके? See बेटा, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इट इज बेटर टू कम्युनिकेट टू मी, है ना? अगर सिर्फ आप ये इमोजी ही भेजते रहोगे तो आई विल नॉट अंडरस्टैंड ना, मेरे को समझ नहीं आती ये लैंग्वेज। तो इट इज बेटर कि आप मुझसे कम्युनिकेट करो। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो बेटर टू कम्युनिकेट विथ मी ईदर टू पुट दैट इमोजीज, राइट? आप लोगों के लिए ही काफी ज्यादा बेटर रहेगा। मजा आ गया अर्शी? आई होप आपके डाउट्स मैंने सॉल्व कर दिए होंगे, जितने भी सारे डाउट्स थे हमारे। ठीक है। अच्छा यार, फायर इमोजी तो टैप करके मुझे बता दो, फायर फायर हो गया क्या? आग लगा दी क्या? ग्रेट, थैंक यू सो मच जानवी, पीयूष, साहिल, कंगना या कंगन, सॉरी मैंने नाम अगर गलत बोल दिया हो तो। यस कल्याणी, बिल्कुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशी। इजी था ना बहुत? आज का चैप्टर इजी लगा बहुत? ओके ग्रेट। होमवर्क दे दूं एक? चलो चलो चलो, एक होमवर्क। एक्सप्लेन a startup and the benefit available to startup as per companies act। अभी इसमें आपको कौन से बेनिफिट्स बताने हैं जो हमने लास्ट में पढ़े, ठीक है? कर लोगे ना इतना? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 4 मार्क का।
तो ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस. ठीक है. ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो बेटा, बहुत सारी एकदम से चैट्स आ गई थी. अरे वाह, ग्रेट. यार इतना प्यारा रिस्पॉन्स दोगे तो बहुत ही प्यारा है. नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ चेतना, इट इज द फर्स्ट पार्ट. बिल्कुल हवन करेंगे साक्षी. थैंक यू सो मच पीयूष. दैट्स द मेन पार्ट, हमारा तूफानी रिविजन इसलिए सबसे बेस्ट होता है. यस यस इमोजी. अच्छा ओके भूमि, अभी समझ गई. थैंक यू सो मच. ग्रेट. अच्छा तो हम ये डेफिनेटली लिख सकते हैं राइट. लिखोगे ना सारे के सारे. इन प्लीज डीपीपी भी देखा करो. जो भी डीपीपीज आपको प्रोवाइड करे जाते हैं आफ्टर द लेक्चर्स, आपको उसे देखना है. अच्छा ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक आंसर लिखो, बट आपको ये पता चल जाएगा कि इस पार्ट से कैसे क्वेश्चंस आईसीएसई आपको एग्जाम में पूछेगा. ठीक है. डन. थैंक यू. एंड दिस इज द वे ओनली जहाँ पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ऑब्वियसली. इसीलिए लास्ट में मैं हमेशा पूछ कर जाती हूँ, कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हो, साथ में बता सकते हो कैसे लग रहा है. दी ओनली पुटिंग दैट इमोजी मुझे समझ नहीं आएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. ठीक है. अगर हमारा लेक्चर अच्छा गया प्यारा हुआ है तो अगर आप फायर इमोजी भेजोगे तब भी मुझे समझ आएगा कि अच्छा लग रहा है. कुछ क्लियर नहीं हुआ अगर आप बताओगे तभी मुझे समझ आएगा, है ना. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा से बोलती हूँ एक ही चीज, सेम गोल है हमारा. आपको भी क्लियर करना है एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैं भी चाहती हूँ कि मेरा ये जो प्यारे प्यारे से नादान परिंदे हैं सभी के सभी क्लियर हो जाएं. ठीक है. तो हमारा गोल सेम है, एक ही साथ जा रहे हैं हम लोग. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है. आराम से सब कुछ टाइमली कंप्लीट हो जाएगा. बस आपका काम में रिवाइज करते रहना, समझते रहना. कभी भी कोई भी डाउट होता है तो बेहिचक मुझसे पूछना. ओके. चलो. So that's it from my side, बच्चा लोग. Thank you so much for your cooperation, for your patience listening. And that is it from my side. खूब खूब अच्छे से पढ़ो बच्चा लोग. Make yourself proud, make your parents proud, make me proud. Bye bye.